नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 21 जुलाई 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा इंडिया के डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड है। गवर्नमेंट इसको मानसून सेशन जो अभी चल रहा है उसमें इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है। सेकंड टॉपिक हमारा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि बिल अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है उसी से रिलेटेड है। थर्ड टॉपिक कर्च ब्रिज जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसका आपको पूरा करेक्ट समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक आप अपने जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो, ये जीएस पेपर 2 और ये आईआर इंटरनेशनल रिलेशन जो कि जीएस 2 में ही आता है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। चलते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक इंडिया के डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो भी इंट्रोड्यूस होने वाला बिल उसके ऊपर है। इससे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। डाटा के बारे में एक बात बोली जाती है, डाटा इज़ ए न्यू ऑयल। क्यों न्यू ऑयल? क्योंकि अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब कंपनियों के पास इतना डाटा रहता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वही कंपनी और वही कंट्री बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। काफ़ी कंट्रीज़ ने डिफरेंट लॉज बना रखे हैं। जैसे एग्जांपल चाइना का लें, चाइना ने एक डाटा सिक्योरिटी लॉ बना रखा है जिसमें चाइनीज़ के जो पर्सनल नॉन पर्सनल डाटा है उसको अगर ब्रीच किया जाएगा तो पेनल प्रोविज़न भी है। यूएसए का एग्जांपल देखें, यूएसए में ऑल्दो कोई कॉम्प्रीहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन नहीं है, बट जो प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिक सेक्टर में रेगुलेशन है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, कम्युनिकेशन सेक्टर में। बट यूरोपियन यूनियन का जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसको यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, ये बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव है। तो इसके पहले फीचर डिस्कस करते हैं कि क्योंकि हम इसी को कॉपी करने की कोशिश करें इंडिया वाले बिल में। इसमें सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है और इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, राइट है, उसको इंश्योर किया जाए। और ये नॉट ओनली यूरोपियन यूनियन में बट वर्ल्ड वाइड जहाँ भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो जाएंगे तो जो बाकी बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गए, व्हाट्सएप हो गए, ट्विटर हो गए, इनके ऊपर एक कंप्लायंस इम्पोज किया गया है, एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स दिए गए हैं। एक एग्जांपल दिया जाता है कि 72 घंटे के अंदर में अगर कंप्लायंस नहीं किया तो 4% ऑफ द प्रॉफिट उसके ऊपर फाइन भी किया जाएगा। और इसी में डाटा को इन्होंने डिवाइड भी किया, जैसे पर्सनल डाटा, नॉन पर्सनल डाटा, पब्लिक डाटा, नॉन पब्लिक डाटा। तो एक काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव है यूरोपियन यूनियन का जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है। इंडिया में क्या क्या प्रोविज़न है? इंडिया में सबसे पहले के.एस. पुत्ता स्वामी जजमेंट के बारे में आपने सुना है। इसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया था जो कि आर्टिकल 21 में आता है अभी। सेकंड बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी है जिसने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और इसने राइट टू फॉरगॉटन, मतलब कि आपने अगर कोई डाटा कहीं पे अपलोड कर रखा है तो आपका ये अधिकार है कि आप उस डाटा को इरेज भी कर सकते हो। आपकी कंसेंट लेनी पड़ेगी अगर डाटा को कहीं पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो बी.एन. श्री कृष्णा कमीशन राइट टू फॉरगॉटन का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारा आई.टी. एक्ट है। आई.टी. एक्ट में लेटेस्ट जो रूल्स आए थे 2021 में वो भी इससे रिलेटेड हैं। आज अब आते हैं इस आर्टिकल पे। आई होप आप बेसिक पूरा समझ गए कि डाटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले राइटर यही कहना चाह रहा है कि इंडिया न तो यूरोप है कि जो भी हम लॉ बनाएंगे तो हम यूरोप के हिसाब से नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन होगा वो हमें देखना पड़ेगा कि कंट्री की पॉपुलेशन नियर बाई 1.4 बिलियन है और चाइना को भी हम 2027 में सरपास कर देंगे। तो हमें अपने हिसाब से इसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो यूरोपियन यूनियन का जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। ये काफ़ी वन ऑफ द सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि इसने डाटा प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंश्योर किया, इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए अच्छे खासे फीचर्स डालें। बट इसमें भी राइटर कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन में। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में तो आपने इन्फोर्स कर दिया, बट व्हाट अबाउट द अदर कंट्री जहाँ पे आपके मेंबर जाएंगे, जहाँ पे आपके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी अलग इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, तो हर एक कंट्री के रूल रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। तो उसमें राइटर कह रहा है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि इनका एक यूनिक लीगल स्ट्रक्चर है। वहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे एशियन कंट्रीज़ में इंडिविजुअल राइट को नहीं, इतना कम्युनिटी को और कंट्री को बाकी चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे सजेशन राइटर दिया जाता है कि इंडिया को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने पड़े हैं कि जब भी लॉ बना रहे हैं तो हमारा टूथलेस ना हो। टूथलेस क्या होता है कि उस लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं हो कि कोई वायलेट करे तो उसको कोई पेनल प्रोविज़न ना हो। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जो डाटा यूज़ पे।
क्योंकि अभी डेलिब्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट इसको फ्रेश डाटा प्रोटेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करने वाला है मानसून सेशन में। कल के हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था ना कि 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये मानसून सेशन जो चल रहा है उसमें गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करने वाली है। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए क्यों करते हैं? जब भी कोई नया बिल आता है तो उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, व्यूज़ मांगे जाते हैं एक्सपर्ट के, ताकि उसमें कोई कमियां न रहे। और ये हमारा 3rd अटैम्प्ट है कि हमने ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर। जो पहले वाले 2 थे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थे, जिसमें डाटा, पर्सनल डाटा, नॉन पर्सनल डाटा, पब्लिक डाटा, ये सारी चीज़ें की गई थी और लोगों से कमेंट भी मांगे थे। बट अभी वाले में बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप्स रह गए। जो ड्राफ्ट प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स नज़र आ रहे हैं, जिससे उसकी ओवरऑल सक्सेस में काफ़ी मतलब इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका स्कोप और डेफिनेशन भी पूरी तरह से वाइड नहीं है। सबसे पहले पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, कौन से डाटा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इसने सिर्फ फोकस कर दिया पर्सनल डाटा पे। पर्सनल डाटा कौन से होते हैं? पर्सनल डाटा वो होते हैं जिससे आप इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को पता कर सकते हो। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, कोई आईपी एड्रेस है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बंदा कौन है। तो इसने इसी पे ज़्यादा फोकस किया है, बट इसको फोकस करना चाहिए था पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा दोनों पे, क्योंकि आज के दिन जो डाटा इकोनॉमी में डिफरेंट इंटाइटीज़ हैं, जैसे एग्जांपल थे हमने गूगल का, फेसबुक का, ये कितना ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं जिसमें पर्सनल और नॉन पर्सनल। इवन जो नॉन पर्सनल डाटा होता है उसके थ्रू भी ये लोगों को टारगेट करते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, पूरा प्रेडिक्शन भी करते हैं। गूगल पे आपने देखा होगा कि आप कंटिन्यूसली कोई सर्च करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी वो समझ जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा रोल है इसमें। तो प्रोफाइलिंग करना, मॉनिटर करना, क्योंकि जितना भी इंडिविजुअल के डाटा है नॉन पर्सनल उसको मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूसली। जो एल्गोरिथम बनती है उससे पर्सनल नॉन पर्सनल भी पर्सनल बन जाता है। इसमें राइटर ने एग्जांपल दिया है कि जैसे अमेजोन पे आप कोई आइटम खरीदते हो दिन में या रात में, और इसमें स्पेसिफिकली बताया कि रात को खरीदते हो, तो उसमें जो नॉन पर्सनल डाटा आपने कुछ भी डाला, आपने अपना एड्रेस डाला या टाइप ऑफ द आइटम डाले, तो उससे इंडिविजुअल की चॉइसेस पता चल गई। तो उससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जब डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसी नॉन पर्सनल डाटा को पर्सनल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती है। इसमें एक दूसरा एग्जांपल दिया है कि जो उबेर राइड करते हैं, जैसे कि आप कहीं भी हो और आपने उबेर वाले को ऑर्डर किया कि आपको वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे दिल्ली का एग्जांपल दिया है कि शाम को मान लो ये कोई भी कम्युनिटी है, मान लो प्रेयर करती है, मुस्लिम कम्युनिटी है, शाम को कोई उनकी प्रेयर होती है, तो प्रेयर के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं दूर से आ रहे होंगे तो उबेर में जाएंगे, तो उससे उनका घर का एड्रेस भी पता चल जाता है कंटिन्यूसली उसको अगर मॉनिटर किया जाए। तो ये भी हमारे राइट टू प्राइवेसी जो कि फंडामेंटल राइट है उसके वायलेशन, उसका वायलेट करता है, क्योंकि कंटिन्यूसली री आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन पर्सनल डाटा होगा तो वो अल्टीमेटली एक पर्सनल डाटा बन जाएगा। तो जो रिस्क है प्रीवियस वर्जन में इंडिया का ड्राफ्ट प्रोटेक्शन डाटा बिल था 2018-19 में जो हमने किया था, वो रिस्क वहाँ पे कवर किए गए थे और उनको एड्रेस करने की कोशिश किया था। लेकिन जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है जो भी इंट्रोड्यूस करने वाली है गवर्नमेंट, उसमें ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि इसका स्कोप कम है, डेफिनेशन कम है, नॉन पर्सनल और पर्सनल पे सेग्रीगेशन पूरी तरह नहीं किया, मोस्टली इसने पर्सनल डाटा पे ही कर दिया। और इन अगर रिस्क को पूरी तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो जो ये ड्राफ्ट पर्सनल डाटा बिल है इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड होगा और इंडिविजुअल की प्राइवेसी हैम्पर हो सकती है। अब इसका राइटर कुछ सॉल्यूशन बता रहा है कि जो पहले वाला वर्जन था उसमें पेनाल्टी के प्रोविज़न थे। इसमें क्या होता है, एक डाटा फिड्यूसरी होती है, डाटा प्रोसेसिंग होती है, डाटा प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल का डाटा कब लेना है, उसकी कंसेंट लेनी ज़रूरी है, उसको अगर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो किस लेवल तक करना है, कौन सी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंटाइटीज़ को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पन होते हैं, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मान लो सीबीआई है, ठीक है, रो है, आईबी है, ईडी है, कुछ एक स्पेसिफिक एजेंसीज होती हैं जिनको आप ये डाटा शेयर कर सकते हो, बट उसमें भी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि डाटा किस लिए यूज़ किया जाएगा और उसके बाद में डाटा स्टोर किया जाएगा और इरेज भी किया सकता है। तो इसमें कुछ कंसर्न्स राइटर ने जाहिर किए हैं। सबसे पहले तो जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसकी रीच बहुत कम है। जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया जाता है उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए कि वो कोई एक्शन ले सके, लेकिन अभी जो प्रपोज डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसमें क्या होता है, बोर्ड जो सिर्फ
अपने आप में कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। सबसे पहले फॉर एग्जांपल किसी का डाटा वायलेशन हुआ और उसने कोई कंप्लेंट की, उसके बाद में एक्शन लेता, न कि ये अपने आप ले, क्योंकि बोर्ड सिर्फ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है कि एजुकेशन होगा अगर, और कब करता है, जब कोई अफेक्टेड हुआ, या तो गवर्नमेंट ने उसको बोला या कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी कि फलाने फलाने इंसान का डाटा ब्रीच हुआ, आप एक्शन लो। बट होना ये चाहिए कि आप खुद एक्शन लो। इसके पास सिर्फ इतना ही है कि थोड़ी बहुत पावर दी है, इतना एक्सेप्शन है कि ये एक्शन कब ले सकता है, कि उसमें कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ दी हैं इसी ड्राफ्ट में कि आप उन्हें ड्यूटीज़ के हिसाब से एक्शन लो। और ये कब फोकस कर रहे हैं, जब कोई यूज़र ने कोई फॉल्स या कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट बोर्ड के पास दी, उसके प्रति इसका प्रोविज़न है कि आप कोई गलत कंप्लेंट बोर्ड के पास न लेके आएँ। लेकिन आप देखो कि आज के ज़माने में जहाँ पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो जो यूज़र हैं, यूज़र कौन है, हमारे जैसे इंडिविजुअल है, उनके पास तो बहुत ही कम कंट्रोल है। लेकिन जो डाटा ट्रांसफ़र करने वाली, प्रोसेसिंग करने वाली इंटाइटीज़ हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास को बहुत ज़्यादा है। वो आपके डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, उससे आप राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा। इसमें एक और एग्जांपल दिया जाता है कि जो फूड डिलीवरी ऐप है, जैसे कि आपने जोमेटो पे या किसी ऐप पे कोई ऑर्डर करना चाह रहे हो, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें होता है कि इसको वायलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही कोई ऐप है वो आपके डाटा को कहीं पे ट्रांसफ़र कर देगी, तो आपकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ना उतने रिसोर्सेज हैं, ना उतना इंसेंटिव है। बट जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसके पास तो कैपेसिटी है ना, क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसके पास एक्सपर्ट लोग हैं, उनको इम्पोज करना चाहिए बाय टेकिंग सुओ मोटो एक्शन। तो यहीं पे राइटर कहना चाह रहा है। और इसमें एग्जांपल दिया जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। आपने कितनी बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2002 में बनी थी, पहले भी थी बट उसको रिवाइव करके CCI इसका नाम रखा गया। इसने गूगल पे थोड़े दिन पहले कितना फ़ाइन इम्पोज किया था डाटा वायलेशन के लिए। और जहाँ भी मोनोपोली इस्टेब्लिश होती है तो उन पे इम्पोज करती है, बट इसके पास पावर ज़्यादा है क्योंकि ये खुद ही इंक्वायरी इनिशिएट कर देती है। और यही पावर देने की ज़रूरत है जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसको, ताकि वो खुद ही करे, क्योंकि ये इतने गैप्स अगर इसमें होंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा दिक्कत आएगी और हमें फ्यूचर में एक बहुत अच्छा लॉ बनाने की ज़रूरत है। यही हमारा टॉपिक था डाटा प्रोटेक्शन पे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है कि इसमें जल्दी से कोई क्विक फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉज अभी मानसून सेशन में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। उसमें से एक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। इसका फोकस क्या होगा, ये एक सेंट्रलाइज बॉडी होगी जो कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जिन 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 यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग देनी है, स्कूल्स को फंडिंग देनी है, बाहर कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो NRF अपने आप में एक सेंट्रल नोडल एजेंसी होगी। इसका जो ड्राफ्ट बिल है अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, बट जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस बॉडी का जो बजट होगा 50,000 करोड़ के आसपास होगा, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको स्पेंड करना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए जाते हैं कि ये किसके ऊपर दर्ज है सॉरी, ये यूनाइटेड स्टेट का एक मॉडल है जहाँ पे उनकी नेशनल साइंस फाउंडेशन है जो $8 बिलियन बजट है उसका। देख रहे हो कंपैरिजन आप कितना कि यूनाइटेड स्टेट का। उसी तरह एक यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दिया है कि वहाँ की जो रिसर्च काउंसिल है वो बेसिक पे भी और अप्लाइड रिसर्च दोनों पे करती है। इसमें क्या फ़र्क है, बेसिक रिसर्च वो होता है जब आप कोई भी रिसर्च की शुरुआत करते हो, अप्लाइड मतलब उसकी फाइनल एप्लीकेशन करते हो। जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन बनी तो इनिशियल में तो आपको पूरा वायरस को स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको वैक्सीन बनानी पड़ेगी, फिर उसको मल्टीपल ट्रायल जाएंगी, तो उसके ऊपर फोकस किया। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है कि हमने ऑल दो मॉडल तो US पे और यूरोपियन यूनियन पे कर रहे हैं, बट हमारा बजट यहाँ पे बहुत ही कम है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर बता रहे हैं कि फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से इसका कंट्रीब्यूशन कम है, और जो 36,000 करोड़ का बजट है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है, बल्क ऑफ जो भी आ रहा है बजट यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़्यादा देने की ज़रूरत है। और इंडिया में जो रिसर्च पे स्पेंडिंग है बहुत ही मिनिस्क्यूल है, देख रहे हो, इट इज़ जस्ट 0.6 to 0.8% ऑफ GDP, जो कि बड़े बड़े कंट्रीज़ का 1% भी उनके इकोनॉमी में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल USA 100 करोड़ करता है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा करता है, यहाँ पे दिखा है $8 बिलियन, तो उसका 1% कितना हुआ, 1 करोड़। तो मतलब उसका जो 1% उतना ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, और ज़रूरत हमारी ज़्यादा है। अब इसमें चाइना और US और इजराइल का एग्जांपल भी दिया कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 70% के आसपास है, और इंडिया में ये 36% के आसपास है। तो प्राइवेट सेक्टर का ऑल्दो इस वाले जो फाउंडेशन बिल में बताया कि 36,000 करोड़ है, बट फिर भी कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज़ में तो प्राइवेट सेक्टर का अभी भी बहुत कम, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब जो
यूनिवर्सिटी रिसर्च को गैल्वेनाइज हम करना चाह रहे हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा प्राइवेट मनी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जब भी प्राइवेट मनी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इनोवेशन आएगी, रिसर्च आएगी और एक्सीलेंसी आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। बट यही है कि अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है कि जो प्रपोजल अभी डाल रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, उसको एक्सिक्यूट कैसे किया जाएगा। कुछ लोगों ने सजेशन दिया है कि ये CSR के थ्रू किया जाए। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनीज़ का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का 2% ये पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ फिक्स की जाती हैं, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना हो या कोई भी अलग टाइप का डोनेशन हो, उसको CSR में काउंट किया जाता है। तो राइटर यही कह रहा है कि एक तो ये तरीका है कि आप CSR के थ्रू कर लो, बट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कि पूरा CSR देखती है, उसके हिसाब से ये है कि CSR पे कंपनीज़ ने सिर्फ 15,000 करोड़ के आसपास ही खर्च किया है, और उसमें से भी 70% तो हमारा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने में, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, वीमेन एम्पावरमेंट पे, ऑल्दो ये बहुत नेसेसरी है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा होना चाहिए। और जो कंपनीज़ मेनली जो कर रही हैं, जहाँ पे भी CSR कर रही हैं, वो अपने लोकल एरिया में कर देती हैं और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उन्होंने अपना CSR ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गया। कंपनीज एक्ट 2013 में ही मैंडेटरी किया गया था कि कंपनीज को करना ही है, और उसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है कि आप अगले साल तक कर सकते हो, बट ये मेनली उनकी कम्युनिटीज़ में आसपास ही हो गया। और गवर्नमेंट के पास इसमें इतनी पावर नहीं है कि गवर्नमेंट या तो उनको फोर्स करे कि आप यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको इन्वेस्ट करो, या कोई टैक्स बेनिफिट देना चाहिए गवर्नमेंट को, या उनको परसुएड करना चाहिए। तभी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जो बाकी कंट्री में देखा जाता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, न कि ओनली प्राइवेट सेक्टर की। बट राइटर यही कहना चाह रहा है कि इसमें जो इंडिविजुअल को, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रेज करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप में एक कंपनी बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए, और वो खुद देखे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने में उसका भी फ़ायदा है, उसका भी वैल्यूएशन होगा। जैसे हमने इसरो में भी प्लान कर रहे हैं, इसरो में एक अंतरिक्ष है, NSIL है, डिफरेंट बॉडीज़ बनाई हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर का फोकस अलग रहेगा और गवर्नमेंट की जो एजेंसी है इसरो, उसका अलग रहेगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा इनोवेशन आएगी, हमारा स्पेस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सेल करेंगे, उतना ही हम एडवांस करेंगे। तो चैलेंज ये नहीं है कि हमारे देश में कंपनीज़ नहीं है, ऐसी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज़ काफ़ी हमारे, बट फिर भी कंसर्न ये है कि ऐसी कुछ ही कंपनी है जो यहाँ पे NRF में इन्वेस्ट कर सकती हैं। यहाँ पे NRF का रोल आ जाता है कि उसको एक कोर्जियल और इंसेंटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें। यहाँ पे फिलांथ्रोपी मतलब जो फ्री में देने वाला है, वो इसका कोई इलाज नहीं है, बट उनको इंसेंटिवाइज देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हमने NRF बिल पे डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। जो कर्ज स्टेट है, ये कई बार UPSC प्री में क्वेश्चन आता है कि कर्ज स्टेट है ये सी ऑफ अजोर ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। यहाँ पे क्रीमिया है, ये रसिया है, ये पूरा ब्लैक सी का एरिया है जो कि यहाँ से क्रीमिया को ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करता है। तो इसी ब्रिज के ऊपर ये डिस्कशन किया गया है कि कर्च ब्रिज है जो कि रशियन मेनलैंड को, जो रशिया का मेनलैंड है फार ईस्टर्न, ये कनेक्ट करता है क्रीमियम पेनिनसुला। क्रीमिया को रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था, और अभी इस ब्रिज को यूक्रेन के अटैक के द्वारा इसका एक हिस्सा टिल्ट हो गया, तो उसी के ऊपर डिस्कशन है। तो रशियन अथॉरिटी ये कहना चाह रही है कि जो यूक्रेन ने ड्रोन वगैरह इस्तेमाल किया, ऑल्दो यूक्रेन ने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वॉर में ये होता है कि कोई जल्दी से स्वीकार नहीं करता कि उसके कारण हुआ। तो रशिया ने भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव अटैक किए यूक्रेन की जो सिटी है ओडेसा में, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, कल हमने प्री में डिस्कस किया था कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो यूरोप और बाकी इन कंट्रीज़ के साथ में साइन हुआ था कि जो यूक्रेन का जो ट्रेड है, स्पेशली जो व्हीट और बाकी फर्टिलाइज़र हैं, ये बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड के लिए अलाउ की जाएँ। बट रशिया ने इस पर ब्लॉकेड लगा दिया, नहीं हम यहाँ से मूवमेंट नहीं होने देंगे। अब इस ब्रिज को हुआ क्या, रशियन अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि एक सेक्शन जो ब्रिज का वो उड़ा दिया गया इनके ड्रोन अटैक, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई, और कर्च ब्रिज का एक पोर्शन टिल्ट हो गया और वो लटक रहा है, जिसमें रोड और रेल दोनों हैं। बट अभी रेल वाला फंक्शन नहीं है, रेल वाला फंक्शनल है, लेकिन रोड वाला भी पूरी तरह से फंक्शन नहीं है, क्योंकि रेल वाला इन्होंने रिस्टोर कर दिया, इसकी रिपेयरिंग कर दी, बट अभी तक ये। अब इस ब्रिज की बात करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
क्योंकि एक सिंपल ब्रिज ही तो है, बट ये सिंपल ब्रिज नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए। रसिया का सबसे पहले सिंबॉलिक है, क्योंकि जब 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया था, उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने इस ब्रिज को बनाया था ताकि एक लैंड कनेक्टिविटी मिल जाए, क्योंकि सी के थ्रू आपको जाने में टाइम लगता है, आपको शिप्स चाहिए, ज़्यादा ऑयल चाहिए, और लैंड रूट से आप जल्दी पहुंच सकते हो। ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ऑपरेशनल रीजन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और यूक्रेन के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि यूक्रेन भी इस क्रीमिया के नज़दीक आ गया और उसने इस ब्रिज को तोड़ दिया, मतलब एक हिस्सा तोड़ दिया, ताकि यहाँ पे रशियन जो मिलिट्री फोर्सेज अंदर घुसने वाली हैं उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे करने में। और इसमें यूक्रेन का मेनली क्या था, यूक्रेन ने एक ऑफेंसिव स्ट्राइक की थी। ऑफेंसिव स्ट्राइक होती क्या है? ऑफेंसिव स्ट्राइक वही होती है जब भी किसी कंट्री के खिलाफ में आप पूरे ऑफेंसिव हो जाते हो। और यूक्रेन ऑफेंसिव कैसे हो रखा है, आपने देखा है कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का इतनी ज़्यादा सपोर्ट है। आप देखो कि यूएस ने और यूरोपियन ने कितने आर्मर्ड व्हीकल्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल, मेन बैटल टैंक्स, कितने ज़्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि पूरा बैकअप है ताकि रसिया को डिफीट करवाया जाए। बट अभी भी राइटर ये कहना चाह रहा है कि इस बैटल में अभी भी यूक्रेन को ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, यूक्रेन का खुद का नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रसिया का जो फ्रंट लाइन है, फोर्टिफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा है। इसने इतने ज़्यादा टैंक्स और मिसाइल खुद ही इस्टेब्लिश कर रखे हैं कि ये यूक्रेन के लिए मुश्किल है। तो ये कर्च ब्रिज के ऊपर हमने डिस्कस किया, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस दर्शाता है। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।